हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय 3 में लोकतांत्रिक सरकार सरकार के बारे में पढ़े थे। ये था ना अपना चैप्टर पिछला वाला 3 जो हम चैप्टर पढ़े थे बच्चों पूरा डिटेल में। इकाई 2 और सरकार, ये वाला चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था सरकार का। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो सरकार के टाइप थे, लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार, उसमें हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में कौन सी सरकार है बच्चों? लोकतांत्रिक सरकार। और हम अभी ये क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो आपकी सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 4। तो अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो पिछली क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके थे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, राज सरकार क्या, राजशाही जो शासन होता है वो क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, सरकार के क्या काम, सरकार कैसे काम करती है, सरकार क्यों काम करती है, ये सब हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो बच्चों, इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार के जो काम है, उनको जो प्रभावित करने वाली बातें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। देखो, अगर लोगों की भागीदारी है किसी लोकतांत्रिक सरकार में, तभी वो सरकार जो है, वो व्यवस्था जो है सफल हो पाएगी। अगर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तभी वो व्यवस्था सफल हो पाएगी। और अगर आपकी जो सरकार है, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें समानता है, सभी लोगों को समान माना जा रहा है, सभी लोगों को न्याय मिल रहा है, ठीक है, तब वो सब व्यवस्था क्या होगी बच्चों? सफल हो जाएगी। ठीक है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, इसको जानने के लिए अब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ो। तो देखो बच्चों, ये पूरा मैप है वर्ल्ड का। इसमें आपको पता ही है, ये एशिया है, रसिया है, ठीक है, ये हमारा भारत देश है, ये वाला जो बन रहा है ना भारत देश का रक्ष, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये क्या है? यूरोप है, ठीक, ये एशिया है। तो ये क्या है? साथ हमारा, और यहाँ पे क्या होगा? अंटार्कटिका होगा। ये तो आपको पता ही है, मैंने ज्योग्राफी में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये। तो देखो बच्चों, और अगर आपने मेरे ज्योग्राफी वाले भूगोल के लेक्चर नहीं देखे क्लास 6 के, तो आप वो भी देखिए, हिस्ट्री के देखिए, बहुत अच्छे वीडियो हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत और अश्वेत। देखो, ये है हमारा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। जैसे श्वेत हो गए, श्वेत मतलब जो कोरे लोग हैं, अंग्रेज जैसे जो लोग हैं, और अश्वेत काले, ठीक है, जिनकी त्वचा का रंग क्या है? सांवला। जैसे भारतीयों में जैसे काले होते हैं ना थोड़े थोड़े, हमारा जो रंग है वो अंग्रेजों की तरह तो गोरा नहीं होता, हम थोड़े से अश्वेत माने जाते हैं। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर, स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा था। मतलब एक बच्ची है, जोहान्सबर्ग में रह रही है, ठीक है, उसको क्या कर रही है? वो सफाई कर रही थी, तो एक बक्से में उसको एक रजिस्टर मिला जिसमें कि क्या अखबारों की कटिंग है, कुछ कुछ खबरों की कटिंग रखी हुई है। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाली लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? तो उसमें एक खबर थी जिसमें एक लड़का का नाम था, एक लड़का था जिसका तस्वीर थी, उसका नाम था पीटरसन। तो उसकी माँ ने बताया कि इस बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी। तो उसने अपनी माँ से पूछा क्यों? तो जो माया की माँ है उसने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में जो पहले रंगभेद कानून से शासित था। देखो, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत, देखो बच्चों, श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले दोनों तरह के लोग रहते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में पहले क्या था? रंगभेद की नीति थी। ठीक है बच्चों, क्या था? रंगभेद की नीति, ठीक, रंगभेद का कानून। यानी कि गोरे लोग हैं उनके लिए अलग कानून, काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए अलग कानून। उनके साथ तरह तरह के मतभेद किए जाते थे, तरह तरह के उनके साथ में क्या किए जाते थे? अत्याचार किए जाते थे जो काले रंग के होते थे।
तो रंग भेद का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है त्वचा के रंग के आधार पर, जो आपकी स्किन है, जो आपकी खाल है, जो आपकी त्वचा है, उसके रंग के आधार पर आपके साथ किया जाएगा भेदभाव किया जाएगा। ठीक। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। मतलब अगर आप श्वेत हैं, अगर आप गोरे हैं, तो आप अश्वेत लोगों के साथ में मिल बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनके साथ कोई संबंध नहीं बना सकते, उनके साथ रह नहीं सकते। ऐसे ही जो अश्वेत लोग थे, उनको भी गोरे लोगों के साथ में बैठने, खाने, उठने, संबंध बनाने, रिश्ते रखने की इजाजत नहीं थी। तो ये कौन सी नीति थी बच्चों? रंगभेद की नीति। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, ना ही उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए उसकी माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग थे। तो बच्चों इसको आप बताओ, भेदभाव बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? ये क्या है बच्चों? भेदभाव है। ये क्या है? असमानता है। ठीक है, ये विविधता नहीं है, ये भेदभाव है। तो देख रहे हो आप, उनके लिए अस्पताल भी अलग अलग थे, अस्पताल की गाड़ियां यानी एम्बुलेंस भी अलग अलग। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां होती थी उनमें सुविधाएं भी नहीं होती थी। उनके लिए जो रेल है, बस है, वो भी अलग अलग है। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बस स्टैंड भी अलग अलग हैं। तो आप देख रहे हो किस हद तक लोगों के साथ में क्या था बच्चों? भेदभाव था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। जो अश्वेत लोग थे उनको वोट देने की इजाजत नहीं थी। तो क्या इसे लोकतंत्र माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए दी जाती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। अब आप इससे भी पता चला लगा सकते हो कि अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ क्या किया जाता था बच्चों? भेदभाव किया जाता था। तो इस तरह का भेदभाव था वहां पे। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जो अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी वाला शहर है। यानी कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का शहर है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी वाले इस इलाके में कहीं बोल रहे हैं। वो कौन सा शहर था? सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। ऐसे लोग रहते थे बच्चों, अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। जो लड़के की बात हो रही थी ना, हेक्टर पीटरसन जिसको पुलिस ने गोली मारती थी, वो वहीं रहता था। वहां के जो श्वेत लोग थे अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। मतलब जो वहां पे क्या रहते थे? अश्वेत लोग रहते थे। तो जो अश्वेत लोगों की भाषा थी वो तो थी जूलू। ठीक है, जो हेक्टर पीटरसन था वो अश्वेत था, तो उसकी भाषा कौन सी थी? जूलू थी। और वहां पे जो श्वेत लोग रहते थे उनकी जो भाषा थी वो थी अफ्रीकांस। अफ्रीकांस, ठीक है। तो अफ्रीकांस भाषा किसकी थी? श्वेत लोगों की। तो वहां पे इन बच्चों पे, अश्वेत जो बच्चे थे, इन पे श्वेत भाषा सीखने का दबाव डाला जा रहा था कि आप ये अफ्रीकांस भाषा सीखो। ठीक है, जबकि वो कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? वो अपनी भाषा सीखना चाहते थे, जूलू। तो जो हेक्टर था वो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का क्या कर रहा था बच्चों? विरोध कर रहा था। तो आपको अगर कोई भाषा नहीं सीखनी है, आप पे जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, तो आप वो क्या करोगे? उसका विरोध करोगे। अब वो विरोध कर रहा था तो दक्षिण अफ्रीका की जो पुलिस थी उसने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा, भीड़ पर गोलियां बरसाई, और उनमें से एक गोली किसको लग गई बच्चों? हेक्टर को, और वह मारा गया। ये कब की घटना है आप देख रहे हो बच्चों? 1976 की घटना है। ये 1976 की घटना है, हमारा देश आजाद होने के बाद की घटना है। ठीक है, तो कब की घटना है बच्चों? 1976 की। अफ्रीकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है और उसके जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला। इन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, बहुत लंबा संघर्ष किया इन्होंने, और शांतिपूर्ण संघर्ष किया बच्चों इन्होंने, गांधी जी की तरह। ठीक है, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है, नेल्सन मंडेला। इन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष किया और अंततः उनको अब जाके 1994 में बच्चों क्या मिली? इनको सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका कैसा देश बन गया? एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से वे सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा। लोकतांत्रिक कब माना जाएगा? लोकतांत्रिक तब माना जाएगा जब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, वयस्क लोगों को, और सभी प्रजातियों के साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा, तब जाके वो लोकतांत्रिक देश मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 1994 में जाके इनके संघर्षों के बाद तब जाके ये क्या बना बच्चों? ये एक लोकतांत्रिक देश बना। इन्होंने 30-35 वर्ष तक संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला ने इस आजादी के लिए, इस लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए। अब आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। अब हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या है। भागीदारी।
हमारे यहाँ बच्चों नियमित रूप से चुनाव होते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर भी अपना क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से क्या करता है बच्चों, निर्णय लेता है। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को क्या करेंगे, ध्यान में लेंगे। यानी कानून जब बनाएंगे प्रतिनिधि या कोई भी निर्णय लेंगे तो वो ये देखेंगे कि जो लोग हैं उनकी जरूरत क्या है उस वक्त की, ठीक है, और मांग क्या है उनकी, उनको क्या करेंगे बच्चों, ध्यान में रखते हुए वो उनके अच्छे के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, सभी सरकारों को ये एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि कब की, अब कितनी है बच्चों, 5 वर्ष की। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक किस में रहती है, सत्ता में। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा कि अब चुनाव हुए थे, 2014 में चुनाव हुए थे। अभी प्रधानमंत्री के चुनाव जो बीजेपी के चुनाव हुए थे, बीजेपी जीती थी, वो 2014 में जीती थी। 2009 से 14 तक कौन थी, कांग्रेस सरकार थी। 2014 में कौन जीत गई बच्चों, बीजेपी जीत गई, और मोदी क्या बन गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर अगले चुनाव हुए 2019 में, 5 साल बाद। तब फिर दोबारा से बीजेपी जीती पूरे देश में, और किसकी सरकार बन गई, मोदी जी की। अभी चुनाव कब होंगे, 2024 में। ठीक है, ठीक है, अभी पता चलेगा कौन जीतता है, बीजेपी जीतती है कि कांग्रेस जीतती है। तो आप देखते हैं कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे भी पहले बीजेपी जीती 2014 से 2019 में, 2019 से 2024 5 साल के लिए फिर बीजेपी जीती। तो अगर आपको सत्ता में बने रहना है तो आप सत्ता में कब बने रह सकते हो, जब लोग आपको बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस करते हैं। तो आप देखते हो कि लोकतंत्र में लोगों के पास में कब ताकत ज्यादा आती है, जब चुनाव का समय होता है। ठीक है, जब चुनाव का समय होती है तब उनको अपनी ताकत का महसूस होता है। तब आपने देखा होगा जो आपके एमएलए एमपी ये सब होते हैं, क्या लोगों के पास जाते हैं, कैसे हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, क्योंकि उस समय पे पावरफुल कौन है, जनता। क्योंकि जनता के हाथ में क्या है, वोट। वोट से किसको चुना जाएगा, सरकार को। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का क्या है, सरकार पे नियंत्रण बना रहता है। इस तरह से जब नियमित चुनाव होंगे हर 5 साल में, तो लोगों का क्या होगा, सरकार पे दबदबा बना रहेगा, नियंत्रण बना रहेगा। अगर हम बोल देंगे एक बार चुनाव हो गए उसके बाद चुनाव होंगे नहीं, तो इस तरह से तो फिर जनता का जो सब पावर है वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हर बार नियमित चुनाव होते हैं 5 साल में। भागीदारी के अन्य तरीके, ये तो हो गया भागीदारी का एक तरीका, सरकार में भागीदारी होने का एक तरीका हो गया वोट देके। दूसरा क्या हुआ, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि मान लो कि लोग सरकार के क्या करेंगे, कार्यों में भाग करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने कोई योजना निकाली, योजना में क्या करेंगे, लोग भाग लेंगे, उस योजना को सफल बनाएंगे। तो भी वो भी एक तरह से क्या होगी, लोकतंत्र में भागीदारी हुई कि नहीं हुई जनता की। दूसरा हुआ कि कोई योजना बनाई गई और वो लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों को वो अच्छी नहीं लगी, लोगों ने लगा कि ये हमारे भले के लिए नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। तो भी क्या कर रहे हैं लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है बच्चों, ये भागीदारी निभाने के तरीके हो गए। संपादक के नाम चिट्ठी, पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने पर सहमति बनाए। जैसे आपने देखा हो, जब चुनाव होते हैं तब पोस्टर छप छप के दीवारों पर लोग चिपका देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके शहर की सुंदरता जो है खराब होती है। ठीक है, फिर क्या होगा कि वो पोस्टर वहां से छूट जाएंगे, फिर वो गलियों में हवा के जरिए उड़ते रहते हैं, नालियों में फैले रहते हैं, तो देश में क्या है कि गंदगी फैलती है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, कार्रवाई, ये क्या है, संपादक के नाम किसी ने चिट्ठी लिखी है कि अखबार में इसको आप छापिए। कार्रवाई, यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। देखो, बाघों की संख्या भारत में गिर रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। ये काम वो उनके खाने पीने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए। बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ प्राणी जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। ये किसी ने, गुवाहाटी आसाम, इसने लिखा है, सरकार के लिए पत्र लिखा है। सरकार जो है वो बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा सब अवश्य दे। तो ये क्या, अखबार में इस तरह की खबर छापते हैं, जिससे सरकार पे क्या होगा बच्चों, दबाव बनता है। सरकार पे दबाव बनता है और सरकार क्या करती है, फिर एक्शन लेती है, काम करती है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, अगस्त में 2005 में एक सरकार ने क्या किया, बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। लोग सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए
लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए हुए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के लिए प्रति जिम्मेदार है। तो सरकार ने क्या किया, जैसे मान लो एक कानून बनाया कि बिजली का किराया क्या होगा, बढ़ेगा, बिजली की जो रेट है, बिजली की दर है वो बढ़ेगी। तो लोगों को ये पसंद नहीं आई, तो लोगों ने क्या किया, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान निकाले, लोगों ने जुलूस किए, विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने उन लोगों को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं, जनता अगर नहीं मानती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि फिर वो अपने कानून को क्या करे, वापस ले या अपने निर्णय को बदल दे। वही सरकार को करना पड़ा। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने हो गए, जुलूस हो गए, हड़ताल हो गए, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। तो क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, धरने दे सकते हैं लोग, जुलूस कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान, जो शांतिपूर्ण तरीके हैं उस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। अखबार जो है, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण निभाते हैं। आपने देखा होगा अखबार में भी सरकार की कोई अगर योजना है वो सरकार की है और वो अच्छी नहीं है, तो अखबार हुए, टेलीविजन हुए, पत्रिकाएं हुई, न्यूज़पेपर हुए, इन पे भी आपने देखा होगा टेलीविजन पे भी क्या चर्चा चलती रहती है। तो कुछ लोग सरकार की बुराई करते रहते हैं, सरकार की अच्छाइयों को बताते हैं, वो भी आपस में बहस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो कानून बन रहे हैं उनके बारे में जानकारी की हमें पूरी जानकारी मिलती है कि ये हमारे लिए सही है गलत। जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र जो है बच्चों, लोगों को भागीदारी का मौका देता है, जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। ठीक है, लोगों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए हो पाती है। अक्सर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है और उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। देखो, अगर कोई देश के लोग सजग हैं और वो ये रुचि ले रहे हैं कि देश कैसे चलाया जा रहा है, तो जो उस देश की सरकार है उसका लोकतांत्रिक स्वरूप क्या होता है बच्चों, और मजबूत हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखे, तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ठीक है बच्चों, विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का सहारा लिया जाता है। देखो बच्चों, आपने जो कहानी पढ़ी थी हेक्टर पीटरसन वाली, तो वहां पे क्या किया पुलिस ने, उस विद्रोह को दबाने के लिए गोलियां चलाई, भीड़ को पीटा, मारा, उससे हीटर है, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सब का जो, ये सरकार जो विवादों को सुलझाने के लिए जो समाधान निकाल रही है, वो किस तरह का निकाल रही है, हिंसा का प्रयोग, ये हिंसा कहलाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। तो सरकार इसमें यह मान लेती है कि जो ये विरोध कर रहे हैं, इनको अगर रोकना है तो किसका प्रयोग लेना पड़ेगा, हिंसा का लेना पड़ेगा। माया की कहानी को दोबारा देखिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? रोका जा सकता था अगर पुलिस वहां पे हिंसा नहीं करती, शांतिपूर्ण तरीके से आपस में तालमेल बिठाते, लोगों को समझाया जाता, तो हो सकता है कि वहां पे ये हत्या नहीं होती, या फिर वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी मांगों को मान लिया जाता, उनकी मांगों को समझा जाता कि वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, तो शायद ये हत्या नहीं होती। विवाद तब बढ़ता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग, यानी कि विभिन्न विभिन्न संस्कृति वाले, विभिन्न धर्मों वाले, विभिन्न क्षेत्रों वाले और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। आप खुद सोचिए कि विवाद कब होते हैं। विवाद तभी होंगे जब अलग अलग जो आपकी पृष्ठभूमि से जो आने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव, यानी कि जब कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का क्या करे, समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें, जानते हैं कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। जैसे बच्चों, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण पड़ते हैं। तो आप कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे कि कहीं कहीं जुलूस निकाल रहा है, उस पर कुछ लोगों ने, कुछ धर्म के लोगों ने क्या किया, वो फेंक दिया, कुछ पत्थर फेंक दिए, इस तरह। तो इस तरह के जो जुलूस हैं, इस तरह के जो उत्सव हैं, ये भी कई बार समस्या का कारण बनते हैं।
उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है, कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। सरकार ऐसे मौकों पर, जो खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो। जैसे कोई जुलूस निकल रहा है इस रास्ते से, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस क्या होगी, तैनात रहेगी और इन लोगों की जुलूस को शांतिपूर्ण निकल पाएगी, जिससे ये भीड़ भी उत्तेजित ना हो और जो आसपास के कोई धर्म विशेष के या कोई जो लोग हैं जो इनसे पसंद नहीं है, वो इन पे कुछ तोड़फोड़ ना करें या कुछ पत्थर ना फेंकें। तो ये काम किसका है बच्चों, सरकार का। और सरकार में स्पेशली किसका है बच्चों, ये पुलिस का। शांतिपूर्ण व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है बच्चों, पुलिस का काम है। ठीक है, हिंसा ना भड़के, वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का क्या निकल सके, समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के क्या है, आधार पे होता है। देखो भारतीय संविधान जो है, अब यहाँ पे आप एक नया शब्द सुन रहे हैं, संविधान। तो जो भारतीय संविधान है बच्चों, संविधान जिसमें सारे कानून लिखे रहते हैं, कानून की जो किताब है वो है संविधान। उसमें जितने भी कानून दिए गए हैं, जितने भी नियम दिए गए हैं, वो सरकार को भी मानने पड़ेंगे और लोगों को भी मानने पड़ेंगे, सबके लिए बराबर है। ठीक है बच्चों, और विवादों का जो समाधान है वो इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। कई बार क्या होता है, नदियां जो होती हैं वो भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। जैसे कोई नदी बह रही है, वो भी कभी कभी क्या होता है, विवाद का कारण बन जाती है। आपने गांव में देखा हो, नालियों पे विवाद हो जाता है। तो ये तो देश है, देश में तो नदियां भी विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां जो होती हैं एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। जैसे कोई रिवर है, सपोज करिए एक रिवर है, वो कोई एक राज्य है ए, यहाँ से होकर गुजर रही है, और बी यहाँ से भी होकर गुजर रही है। तो जब दो से अधिक राज्यों के बीच से होकर गुजरती है तो ये नदी का ये पानी का बंटवारा, जैसे मान लो ये सब, इन्हें क्या किया, यहाँ पे बांध बना दिया और यहाँ पे बड़े बड़े नाले बना दिए और पानी को इधर मोड़ दिया। ठीक है, पानी को, तो ये बी वाले जो लोग होंगे, बी राज्य जो लोग होंगे, इनको पानी उतना नहीं मिल पाएगा। तो इन दोनों राज्यों में फिर क्या हो जाएगा, विवाद की स्थिति हो जाएगी। ये लोग क्या कहेंगे, इनसे ए वालों से कहेंगे तुमने पानी को रोका है। तो इस तरह से क्या होता है कि पानी का जो बंटवारा है वो भी विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आपने सुना होगा। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरा होती हैं। देखो आपको शायद मैप इसमें होगा, शायद यहाँ पे था ना बच्चों मैप, ये रहा, इसमें देखो ये हमारा राज्य है कर्नाटक। ठीक है बच्चों, ये है राज्य कर्नाटक और यहाँ पे नीचे है तमिलनाडु। इन दोनों का जो विवाद है, ये जो कर्नाटक है और ये जो तमिलनाडु है, इन दोनों में किस नदी के ऊपर विवाद है, कावेरी नदी। ये कावेरी नदी ऐसे बह के आ रही है। तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वो किन दोनों राज्यों के बीच में है, आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे बच्चों, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब ये जो कावेरी नदी का पानी है, इस पर इन्होंने भी बांध बना रखे हैं, कर्नाटक वालों ने और तमिलनाडु ने भी बांध बना रखे हैं। ठीक है बच्चों, देखो यही तो कह रहा है कि कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को जल विवाद चल रहा है। कर्नाटक का जो बांध है वो है कृष्ण राजा सागर बांध। उसमें जो भरा हुआ पानी है उससे कई जिलों में सिंचाई होती है और बेंगलुरु शहर की जरूरतें पूरी होती हैं। तो कर्नाटक में जो कावेरी नदी पे बांध है उसका नाम है कृष्ण राजा सागर। ठीक है, तो ये इन लोगों ने क्या किया, इस नदी पे बांध बना दिया। बांध बना के इस बांध से कई जिलों में क्या हो रही है, पानी की पूर्ति हो रही है। और बेंगलुरु जो शहर है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, उसको भी पानी किससे मिल रहा है, इसी बांध से मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो नदी जब आगे आती है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में भी क्या हुआ, उन लोगों ने बांध बनाया है। तमिलनाडु में जो बांध बनाया है वो मैंटूर बांध है। तमिलनाडु में कौन सा बांध है बच्चों, मैंटूर। तमिलनाडु में जो बांध बना है वो है मैंटूर बांध। ठीक है, तो उससे पानी की सिंचाई कहाँ हो रही है, पानी की पूर्ति कहाँ हो रही है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे है। जो कर्नाटक वाला जो बांध है वो तो ऊपर बना हुआ है, पर तमिलनाडु का जो मैंटूर बांध है वो नीचे वाले क्षेत्र में है, छोर पे। तो मैंटूर बांध में पानी तभी भरेगा जब ऊपर वाला पानी को रोक देगा, तो इस नीचे वाले बांध में पानी भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। तो अगर ऊपर से पानी जब छोड़ा जाएगा तभी नीचे वाले लोगों को क्या मिलेगा, तमिलनाडु को पानी मिलेगा। तो इसी का क्या है, जल विवाद है। ठीक है, अब राष्ट्रीय सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है कि ताकि दोनों राज्यों के बीच में पानी का सही तरीके से क्या हो बच्चों, बंटवारा हो पाए। ठीक है, तो बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे थे अभी समानता एवं न्याय।
देखो, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उनका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। हमने बोला था ना कि लोकतांत्रिक सरकार का मेन जो विचार है, मुख्य विचार है, उनमें से ये है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए और सबके साथ हमें समानता रखनी चाहिए। ठीक है, न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय को और समानता को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को आप समान मानोगे तभी तो आप न्याय कर पाओगे। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस प्रकार के विचार का समर्थन किया था? क्या जो कहानी उसने बताई थी हेक्टर पीटरसन वाली, उसमें क्या समानता और न्याय का विचार का जो उन्होंने समर्थन किया था? नहीं किया था ना। वो तो अलग मान रहे थे अश्वेत लोगों को, उनके साथ में समानता नहीं कर रहे थे कि सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के व्यवहार को ठेस पहुंची? पहुंची थी ना, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, अस्पृश्यता वाला। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, उसकी प्रथा पे अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है बच्चों, है ना। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था बच्चों, है ना। यानी कि सार्वजनिक यातायात का वो यूज नहीं कर सकते थे, उपयोग नहीं कर सकते थे, कुएं से पानी नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, यातायात का पालन नहीं कर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक मंदिरों मतलब सार्वजनिक स्थलों पर जाने में भी उनके क्या था, एक तरह से रोक लगा रखी थी और उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, कई अन्य जो लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा क्या थी बच्चों, अमानवीय थी। इसको आप मानवीय नहीं मान सकते ना। आप किसी जाति विशेष या किसी विशेष प्रजाति के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो कि आप उन्हें क्या मान रहे हो, अछूत मान रहे हो, आप उनको छू भी नहीं रहे हो। ठीक है, और आप उनको जो दैनिक जीवन की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरत के लिए जो चीजें चाहिए, उनका आप उनको उपयोग भी नहीं करने दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या समानता का व्यवहार नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ना तो समानता है, यहाँ पे भेदभाव भरा व्यवहार किया जा रहा है, असमानता का। तो न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ क्या हो, बराबरी का व्यवहार हो। तो न्याय सबको तब कब मिलेगा, जब लोगों के साथ क्या हो बच्चों, व्यवहार जो होना चाहिए बराबरी का हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। आप जानते हो बच्चों, सरकार जो होती है वो समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। और उन समूहों के लिए सरकार जो है वो विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। ठीक है, जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं। ठीक है बच्चों, जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से क्या पा चुकेंगी, छुटकारा पा चुकेंगी। देखो, जब समानता होगी तभी सभी के साथ क्या होगा बच्चों, न्याय होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहां पे असमानता होगी वहां पे ऑब्वियस सी बात है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक जाति के साथ में, एक तरह के लोगों के साथ में क्या होगा, अन्याय हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का क्या किया गया बच्चों, प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? देखो बच्चों, फीस कम हो जाएगी तो जो माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, वो भी क्या करेंगे, अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे लड़कियों को आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो आगे उनको नौकरियों में भी जाने के अवसर मिलेंगे। अगर नौकरियां आगे जा पाती हैं तो फिर उनको क्या होगा, उनका स्टेटस बढ़ेगा, उनको देख के और लड़कियां उनको भी पढ़ने का क्या करेगा, एक हौसला मिलेगा। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देके बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की। तो बच्चों बताओ, आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? तो आप क्या मदद करोगे? क्या अपने लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे आपने उनको कैसे समझाया? तो ये आपको बताना। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन क्या होगा, समानता और न्याय से भरा होगा। समानता से के समानता के मूल्यों पर आधारित जीवन होगा, क्योंकि आज वहां पे क्या है कि अश्वेत की जो रंग भेद की नीति है वो क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है और सभी को वोट देने का क्या है, अधिकार है। आज दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश है। इस विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। देखो, सरकार को चुनते हैं, सरकार के कानून और नियमों के प्रति वो प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, वो जुलूस निकालते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर उनके साथ और तक कुछ गलत हो रहा है तो वो न्यायालय में भी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग सरकार की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? देखो, सरकार जो है वो ही एक तरीके से हमारे पूरे देश को चलाती है। ठीक है, तो अब कुछ विवाद हैं और मुद्दे हैं, उनको सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत होती है कि सरकार ही उन पर क्या करती है, पूरे दोनों, जैसे तमिलनाडु वाला और कर्नाटक वाला जो एक मुद्दा था, नदी जल विवाद, कावेरी नदी वाला, तो उसको सरकार ही सुलझा सकती है।
क्योंकि लोग आपस में नहीं सुलझा सकते। तो दोनों के जो आपके प्रतिनिधि होंगे, लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वो आपस में बैठ के ही इन समस्याओं का क्या करेंगे, हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सरकार की जरूरत होती है। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है बच्चों, कानून बनाती है, कानूनों का पालन करवाती है, जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनको दंड देती है। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्वों की भूमिका सूची बनाइए। लोकतंत्र सरकार के जो मुख्य तत्व होते हैं उनकी सूची बनानी है। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है। ठीक है, जैसे ये क्या है, लोकतांत्रिक तत्व, लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका मुख्य तत्व है कि सभी लोग क्या है, बराबर है, समानता का व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर हो जाता है अध्याय 4 खत्म। तो अगली क्लास में हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि 5वां अध्याय में आपको बता देता हूँ कौन सा है जो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा अच्छे से और समझेंगे, जो कि है स्थानीय सरकार और प्रशासन। देखो अभी तक जो हमने सरकारें पढ़ी हैं वो एक केवल सरकार के बारे में पढ़ा है, उसमें भी लोकतांत्रिक सरकार, उसके तत्व ये सब। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो आपके गाँव में, शहरों की जो सरकारें होती हैं उसके बारे में। स्थानीय सरकार में क्या आएंगे, गाँव की सरकारें आ जाएंगी, और शहरों के जो निकाय, नगरीय नगरीय स्वशासन होता है वो सब, हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें स्थानीय सरकार वाले में चैप्टर नंबर 5 में, ये बहुत अच्छा चैप्टर होगा और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो बच्चों अगर आपको मेरा जो वीडियोज हैं जो अच्छे लग रहे हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को क्या करो बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।